क्राफ्ट्स पर्सन, नगर, व्यापारी और शिल्पजन, ये चैप्टर का नाम है। यहां पर हम बात करेंगे नगरों की, किस किस प्रकार के नगर हैं, और व्यापारी किस प्रकार के व्यापारी हुए और क्या क्या शिल्प बना, लेकिन कब बना। हम बात कर रहे हैं कब से कब तक की, हम 750 से लेकर तकरीबन हम 1750 की बात कर रहे हैं, यानी एट्थ सेंचुरी से हम 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, है ना। इसमें क्या है कि कुछ ऐसे लैंडमार्क है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहली चीज ये ध्यान रखिएगा कि 1200 तक तो, 1200 तक तो आप मान लीजिए ये पूर्व मध्ययुगीन काल है। लेकिन 1200 के बाद ये 1526 तक ये दिल्ली सल्तनत का कॉल है। ये उस जमाने का कॉल है, अलाउद्दीन खिलजी हो गए और मोहम्मद बिन तुगलक वगैरह का काल है। 1526 से 1707 की बात करेंगे आप, तो ये मुगल साम्राज्य है, ये मुगल एम्पायर का समय है। तो जब भी मैं आपसे बात करूंगा, मान लीजिए यहाँ इसमें कई बार आएगा 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी मतलब आप यहाँ की बात कर रहे हैं, ये भी वही समय है ऑलमोस्ट। और फिर अगर आपको 14वीं शताब्दी की बात की जाए तो 14वीं में आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि किस सल्तनत या हिंदुस्तान में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किसका साम्राज्य था, किसका राज था, वो किस सदी की बात हो रही है, तो उससे रिलेट करिएगा। तो कोई भी अगर जिस मध्ययुगीन काल में, मिडिवल टाउन इसको हम कह रहे हैं, मिडिवल टाइम में कोई भी एक आदमी अगर हिंदुस्तान में आता है या सब कॉन्टिनेंट में आता है तो उसको शहर दिखेंगे। शहर क्या होते हैं? गांव, मतलब जहां पर मेन, अगर मैं शहर और गांव में आपको अंतर बताना चाहूं तो शहर क्या होते हैं, यानी जो सिटीज हैं, नगर, और ये शहर हो गए। और गांव अगर मैं कहूं आपसे विलेज, तो इनमें अंतर क्या होता है? जो सिटीज होते हैं वो उसमें ज्यादा आपको अर्बन सेटलमेंट मिलेगा, यानी ज्यादा आपको घर मिलेंगे, दुकानें मिलेंगी। विलेज में आपको थोड़े कच्चे पक्के मकान मिलेंगे। यहाँ विलेज में ज्यादा काम एग्रीकल्चर का होगा। जो सिटी है उसमें ज्यादा काम जो है ट्रेड का हो रहा होगा, यानी खरीद फरोख्त हो रहा होगा, मर्चेंडाइजिंग हो रही होगी। और यहाँ पर यातायात ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर सारे संसाधन होंगे, यहाँ थोड़े लिमिटेड संसाधन होंगे। तो यहाँ हम बात करें नगर की। नगर मतलब सिटी की, शहर की। तो शहर, सिटी, नगर अगर कोई आता है मध्ययुगीन काल में तो उसको किस तरीके के शहर मिले? तो इस जमाने में, मध्ययुगीन काल में, 3 तरीके के मेन शहर थे। पहला शहर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम बहुत बात करने वाले हैं, वो है नगरीय शहर, या ये कहें कि टेम्पल टाउन। टेम्पल टाउन या टेम्पल सिटी ऐसे कह सकते हैं आप। सबसे पहला था ये। अब ये क्या था, इसके बारे में सारी बात करेंगे। दूसरा जो शहर देखा गया वो ये था कि भाई जहां पर बहुत एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन मतलब मान लीजिए कि हमारा एम्पायर पूरा यहां से यहां तक है, ऐसे बनाता हूं, बहुत बड़ा एम्पायर है। इस एम्पायर को संभालने के लिए कोई ना कोई तो पॉइंट होने चाहिए जहां से हम इसका प्रशासन कर सके, एडमिनिस्ट्रेशन कर सके। तो यहां पर एक हमने शहर जो मेन मान लिया, यहां से हम हर जगह का प्रशासन करेंगे। यानी जैसे दिल्ली और आगरा, अगर हम मुगल एम्पायर की, मुगल एरा की बात करें तो दिल्ली और आगरा इनके मेन पॉइंट्स थे जहां से ये प्रशासनिक शहर थे, वहां से प्रशासन होता था बहुत अलग इलाकों का। तो टेम्पल टाउन हो गया एक, तो ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हो गए। और तीसरा इसमें आता है आपका कमर्शियल टाउन। कमर्शियल टाउन, अब कमर्शियल टाउन क्या हुआ, यहां पर लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, कमर्शियल टाउन। कमर्शियल टाउन का मतलब होता है कि एक शहर ऐसा, ना तो वो टेम्पल टाउन है, ना तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, वहां मेन काम जो हो रहा है वो केवल ट्रेड का हो रहा है। ट्रेड मतलब खरीद फरोख्त, सामान बन रहा है, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन इसको हम कमर्शियल टाउन को यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि ऐसे कई टाउन हुए जो बहुत सारे काम कर रहे थे। तो मैं 1, 2, तीसरा जो टाउन लिखने वाला हूं वो है हमारा कौन सा टाउन? ये मैंने कमर्शियल टाउन इसलिए जोड़ा इसमें क्योंकि तीसरा टाउन जो आने वाला है उसको कहते हैं पोर्ट टाउन, यानी पत्तन शहर, पत्तन नगर। पत्तन नगर मतलब ये है कि अब मैं आपको यहां ले चलता हूं ताकि आप समझ पाए। ये जो सूरत है ये एक पत्तन टाउन है, ये पोर्ट नगर है, पोर्ट सिटी है। इसका मतलब मछलीपट्टनम, सूरत, ये ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, कमर्शियल तौर पे ये बहुत आगे थे। और यहां पर एंट्री होती थी, यानी सामान की एंट्री, सामान की एग्जिट यहीं से होती थी। चाहे आप डच की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, पोर्चुगीज की बात करें। तो इसीलिए मैं 3 तरह के टाउन आपको बताऊंगा। कोई भी आदमी आएगा
यहाँ उसे टेम्पल टाउन मिलेगा, या फिर उसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स मिलेंगे जहाँ से प्रशासन हो रहा है, या तीसरा होगा पोर्ट टाउन। लेकिन ऐसे कई शहर थे जो ये तीनों के काम करते थे, यानी कि ऐसा नहीं कि एक शहर के लिए ही काम कर रहा है, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जो बहुत सारे काम करते थे। यानी एक शहर में कमर्शियल काम भी हो रहा है, एक शहर में आपका शिल्पकारी भी हो रही है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, शिल्पकारी हो रही है, नए नए सामान बनाने जा रहे हैं, तो क्राफ्ट का भी काम हो रहा है। तो ऐसे कई शहर हम बात करेंगे जिसमें ये सारे काम हो रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव शहर या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट केंद्र को समझने के लिए हम चलते हैं चोला डायनेस्टी। आपको याद होगा कि चोला चेरा पांड्या, इस इलाके की बात मैं कर रहा हूं, ये वाला इलाका। तो चोला चेरा पांड्या का इलाका की बात कर रहा हूं मैं, और चोला की हम इसमें मेन बात करेंगे। तो इनकी जो कैपिटल थी उसका नाम है तंजावुर, इसको तंजौर कहते हैं। वैसे कई बार आप इसको तंजावुर को मैं अब दिखाऊंगा, आपको तंजावुर को कई बार दिखाने वाला हूं। ये जो तंजावुर है ये चोला की कैपिटल थी। तकरीबन हम 1000 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब ये जो है एक ऐसी जगह स्थित है, वो नदी जहां पर हमेशा पानी रहता है। कावेरी नदी, ये जो तंजावुर आप देख रहे हैं, तंजौर देख रहे हैं, यहां पर हमेशा पानी रहता है। तो पेरेनियल रिवर है यहां पर। तंजावुर चोला की राजधानी थी। ठीक, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा ये है कि यहां पर ये है राजराज चोला, ये है किंग राजराज चोला। इन्होंने अपने राजा, अपने देव, अपने डाइटी, अपने भगवान, जिनका नाम है राजराजेश्वरम, इनका नाम है राजराज, इनके भगवान का नाम है राजराजेश्वरम, उनके लिए बनाया राजराजेश्वर टेम्पल। समझ में आ गया? राजराजेश्वर ने राजराजा ने राजराजेश्वरा बनाया राजराजेश्वरम के लिए। एक जैसे नाम लग रहे हैं आपको। तो ये जो चीज बनाई गई, इसमें ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको टेम्पल दिखा रहा हूं, इसको बनाया है, इसका आर्किटेक्ट बनाया तो इन्होंने, पैसे से इन्होंने दिए, जमीन इन्होंने दी, लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम है कुंजर मल्लन राजराजा पेरुंथंचन। मैं आपको दिखा देता हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत सवाल आते हैं इसके। कुंजर मल्लन राजराज पेरुंथंचन, याद रहेगा आपको? ओके, इन्होंने तो बेहतरीन बनाया, लेकिन हमें पता कैसे चला इनका नाम? यहां पर आप देखिए, इस मंदिर में ये इंस्क्रिप्शन है, अभिलेख है, उन्होंने बड़े प्राउडली इसमें लिखवाया कि ये मैंने बनवाया है, मैं इसको बनाने वाला हूं। और ये जो है, ये है शिव भगवान का टेम्पल है, यानी कि बहुत बड़ा शिवलिंग रखा है। शिवलिंग जैसे लिंग होता है ना, किसी भी जानवर का जो लिंग होता है, मनुष्य आदमियों का जो लिंग होता है, उस तरीके से शिवलिंग यहां पर रखा हुआ है। अब यहां पर इसके अलावा, केवल इस पूरे शहर की बात कर रहा हूं मैं, तंजौर की, तो टेम्पल के अलावा यहां पर बहुत सारे मंडप्स थे। ये मंडप्स, तो मंडप्स या कहें कोर्टयार्ड कहें या पवेलियन कह ले, वो ऐसा अहाता होता है, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा मैंने बना दिया, अहाता बना लिया, मंडप कहेंगे इसको। तो यहां पर क्या है, राजा बैठता था और साथ में जितने भी उसके साथ काम करने वाले थे उनको वो ऑर्डर देता था कि भाई ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। इसके अलावा बहुत बहुत ऐसी जगह थी जहां पर आर्मी के बैरक्स थे। कहने का मतलब जो इनकी सेना होगी ना, वो सैनिक शिविर थे। तो सैनिक शिविर यहां हुआ करते थे। तो एक ही शहर में क्या क्या हो गया, टेम्पल भी हो गया, एक ही शहर में आपके मंडप भी हो गए जहां पर राजा अपना काम करता था या ऑर्डर देता था, आर्मी के बैरक भी हो गए। इतना ही नहीं, अब और सुनिए, ये मैं यहीं का चित्रण दिखा रहा हूं, ये भी तंजावुर है, ये भी तंजावुर है, तंजावुर। हाँ, यहां पर और क्या हो रहा है, यहां पर मार्केट है, बड़ा सा मार्केट है, और मार्केट में आप देखिए क्या हो रहा है, यहां पर ग्रेन, खाने पीने का, चाहे धान हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, ये ग्रेन बिक रहा है, स्पाइसेस बिक रहे हैं, यानी अलग अलग मसाले बिक रहे हैं, क्लॉथ यानी कपड़ा बिक रहा है, यहाँ ज्वेलरी बिक रही है, आभूषण बिक रहे हैं। और ऐसी कई, जैसे यहाँ जगह तो बहुत पानी की बहुत बढ़िया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी की जरूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए अपना वेल, कुआं और टैंक, वाटर रिजर्वायर, पानी की एक टैंक बना दी, बड़ी सी हौद बना दी, और वो पानी के लिए काम आने लगा। तो पानी के लिए ये व्यवस्था है। इसके अलावा इसी जगह की बात बता रहा हूं मैं, कहां की बात बता रहा हूं मैं, आपको बात बता रहा हूं तंजावुर की। यहाँ भी मैं आपको चित्रण दिखाने वाला हूं, ये तंजावुर का ये चित्रण है, अलग अलग, ये पूरा तंजावुर है। तो यहां पर मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि यहीं पे जो तंजौर में
एक वीवर है, बुनकर कम्युनिटी है, जो जैसे बनते हैं ना, कपड़े वपड़े बुनते हैं, उनका नाम है, बहुत ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, ये है इनका नाम सलिया। क्या नाम है? सलिया, राइट। और ये तो एक तो ये हो गया, कौन? सलिया। और साथ में यहां पर उरैयूर, ये भी दिखा देता हूं, उसी के पास में उरैयूर है यहां पर। तो जो सलिया हो गए, सलिया बुनकर एक कम्युनिटी है, और बाकी जो उरैयूर के लोग हैं वो किस चीज में बिजी हैं? अब ये मंदिर बनेगा तो इसके ऊपर ऐसे करके एक फ्लैग लगाते हैं ना, और कहीं भी कोई धार्मिक कोई चीज चल रही होती है तो फ्लैग जरूर यूज करते हैं। तो ये जो फ्लैग है, झंडा है, इसको बनाया जा रहा है। टेम्पल का फेस्टिवल जो होता है, टेम्पल का फेस्टिवल मेन फेस्टिवल होता है, तो इसको बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये जो बुनकर है, ये अच्छा यानी कि फाइन क्वालिटी, फाइन कॉटन किसके लिए बना रहे हैं? किंग के लिए, राजा के लिए, और जो बड़े बड़े लोग हैं, नोबिलिटी कहते हैं उनको, नोबिलिटी यानी अभिजात वर्ग, उनके लिए बना रहे हैं। और कोर्स कॉटन, ये फाइन कॉटन हो गया, बहुत जो बढ़िया कॉटन है वो तो उनके लिए यूज कर रहे हैं, राजा वगैरह के लिए। और जो कोर्स कॉटन है, यानी जो थोड़ा सा मोटा मोटा कपास है, उसके जिसके बहुत अच्छे कपड़े नहीं बन पाएंगे, वो मासेस के लिए, वो पब्लिक के लिए, आम पब्लिक के लिए ये बना रहे हैं। ओके। इसके अलावा अब मैं आपको एक जगह ले जा रहा हूं, वो पास में ही जगह है, लेकिन वो है स्वामी मलाई। इसका नाम बार बार आएगा, एक सवाल भी पूछा गया है इससे। यह है स्वामी मलाई, इसको ध्यान से देखिए, ये स्वामी मलाई। यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि एक सवाल इसमें पूछा गया है कि उरैयूर में ये काम चल रहा था, गलत है। स्वामी मलाई में क्या काम चल रहा है? तो स्वामी मलाई में क्या काम चल रहा है इसमें देखिए। स्वामी मलाई में यहां पर है स्थापतीज। ये कौन है? ये जो स्थापतीज है, ये स्थापना कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं? ये करते हैं कांस्य, ब्रॉन्ज आइडल, कांस्य प्रतिमाएं, जो भी प्रतिमा अलग अलग भगवान की या कोई और शेप में, तो उनकी जो ब्रॉन्ज प्रतिमाएं हैं, ब्रॉन्ज आइडल्स, इसको स्थापतीज बना रहे हैं। पहली चीज तो ये हो गई, कांस्य से बनता है, ब्रॉन्ज, ठीक, कॉपर और टिन, कॉपर प्लस टिन। और साथ में जैसे आज भी देखिए, कोई भी आपके घर में या किसी इवेंट में कोई प्रोग्राम शुरू होता है, तो वहां पर एक दिया जलाते हैं हम यूं करके, और किस पे होता है? उसको कहते हैं बेल मेटल लैंप्स। तो यहीं पे जब दिया जलाते हैं तभी चीजें शुरुआत होती है। तो ये भी वहां बनता है, कहां? स्वामी मलाई, वहां बन रहा है। तो एक ही शहर में कितने सारे मैंने काम गिना दिए आपको। तो ये है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, मतलब ये चोला की राजधानी है, और वहां पर वो टेम्पल टाउन भी है, और वहां सारे काम चल रहे हैं, कमर्शियलाइज काम भी चल रहे हैं। अब मैं आपको यहां पर जो टेम्पल टाउन बता रहा हूं, जैसे तंजावुर का एग्जाम्पल, हम शुरुआत तो कहीं, क्योंकि सारे काम जो आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर से रिलेटेड है, तो टेम्पल से रिलेटेड है ना। तो तंजौर जो है, तैयार कर देता हूं, तंजौर ये एक टेम्पल टाउन है। और यहां पर इसी तरीके से जब ये टेम्पल बना, यहां टेम्पल बना, उसके आसपास सब चीजें डेवलप हुई, यानी कि कोई माला बनाने वाला है, कोई पिलग्रिम आ रहा है, बाहर से आ रहा है, तीर्थयात्री आ रहा है, और क्योंकि इन लोगों की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई थी, इनको जमीन भी मिल गई थी, तो यहां इस तरीके से अर्बनाइजेशन हुआ, इस तरीके से नगरीय व्यवस्था का पदार्पण हुआ या डेवलपमेंट हुआ। ओके। होता यह है कि जो टेम्पल है ना, यहां पर ये बनाए क्यों जाते हैं? ये आपको पहले तो उस जमाने में इकोनॉमी, यानी कि जो अर्थव्यवस्था है, और समाज, सोसाइटी, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। टेम्पल उसकी धुरी थी, चाहे अर्थव्यवस्था कहे या सोसाइटी कहे। तो जो रूलर्स थे, जो किंग होते थे, ये क्या करते थे? ये टेम्पल बनाते थे किस काम के लिए? एक तो इनको डिवोशन हो, मतलब ये भगवान के लिए, डाइटी के लिए, अपने डिवोशन के लिए दिखाते थे। एक चीज तो ये हो गई। इसके अलावा ये बहुत सारा पैसा, मनी और लैंड, मनी और जमीन, पैसा और लैंड, ये देते थे इन मंदिरों को। ओके। इतना सारा जो देते थे, पैसा ऐसा देते थे, तो लैंड जो और मनी देते थे, तो मनी किस लिए देते थे? कि भाई अब इतना बड़ा मंदिर है, यहां पर कुछ रिचुअल्स भी होंगे, कर्मकांड होंगे, इसमें जो बाहर से पिलग्रिम आएंगे, यानी जो तीर्थयात्री आएंगे इस मंदिर को देखने के लिए, उनके लिए फूड का, खाने पीने का इंतजाम। इसके अलावा जो प्रीस्ट होंगे या जो फेस्टिवल मनाए जाएंगे उसके लिए पैसा। और ऐसा नहीं है कि भाई यही देते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे, यानी कि जो यात्री आ रहे हैं इस मंदिर को देखने के लिए, वो भी यहां पैसा डोनेट करते थे। अब जो टेम्पल अथॉरिटीज है, अब मैंने आपको बता दिया कि पूरा अगर आप ऐसे शहर ले लें तो उसका ये टेम्पल है, यहां पे ये सेंटर पॉइंट बन जाता था, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब टेम्पल के जो बड़े बड़े लोग हैं, अथॉरिटीज हैं, वो क्या करते थे? उनके पास जमीन भी है, लैंड भी है, मनी भी है। तो इस मनी को, इस पैसे को, क्योंकि पैसा आता चला जा रहा है, उनके पास जमीन तो बहुत ज्यादा है, इससे जो प्रोड्यूस है होता है उससे बेचते हैं,
और मंदिर को भी बहुत सारा चंदा मिल रहा है, डोनेशन मिल रहा है। तो इन सब को, ये सब जो चीजें हैं, मनी हो गया, इसको ये लगाते थे ट्रेड में, यानी कि खरीद फरोख्त में। और बैंकिंग, सबसे बड़ी बात है बैंकिंग। बैंकिंग मतलब ये होता है कि पैसे का लेन देन, साहूकारी, भाई आप इतने पैसे, हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं, आप 100 रुपए लेके जाओ और जब 2 महीने बाद हमको 120 रुपए लौटा देना। इस तरीके की ट्रेडिंग इन्होंने शुरू कर दी, या कहें बैंकिंग शुरू कर दी। तो ये जो मंदिर के आसपास कौन कौन लोग आएंगे, प्रीस्ट यानी पुरोहित, पूजा करने वाले, काम करने वाले वर्कर्स, आर्टिसंस जो चीजें बनाते हैं, ट्रेडर्स जो खरीद फरोख्त करते हैं, वो सभी के सब यहां पर आके इसके आसपास ऐसे करके बस गए। ठीक इसी तरीके से एक टेम्पल या मंदिर शहर का निर्माण होता है, उस तरीके से बढ़ता है। क्योंकि जब भी कोई आएगा, मान लीजिए मैं हूं, हाँ, मुझे इस मंदिर में जाना है। अब मैं तो इस शहर में रहता ही नहीं हूं, पहले तो मैं ट्रेन लूंगा, उस शहर में पहुंचूंगा, इस शहर में जाऊंगा तो यहां मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी, टैक्सी से मैं यहां तक जाऊंगा, पहले तो मैं जाके फ्रेश होऊंगा तो मुझे होटल में रहना पड़ेगा, होटल में खाना खाऊंगा, फिर मैं यहां जाऊंगा, यहां पर जाते ही मुझे पता चलेगा कि यहाँ तो मुझे पूजा अर्चना के लिए सामान लेना है, वो मैं लूंगा, फिर बाहर आऊंगा, कुछ मुंडन वुंडन करवाऊंगा, किसी को भिक्षा दूंगा, ये और सब घर पे चीजें लेके आनी है लोगों के लिए, तो कुछ खरीद भी लूंगा। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के लिए ये सारे जो लोग जो काम मैंने बताए, उसके लिए तो लोग होंगे ना, वो सारे यहाँ आके बस गए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उस जमाने में कौन कौन से शहर ऐसे बड़े। एक तो है इसमें भिल, इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम है भिल्ल स्वामिन, भीलसा, या जो नॉर्मल वर्ड है आज का जो हम जानते हैं वो है विदिशा। ये है मध्य प्रदेश में। अगर आप भोपाल से, झांसी से भोपाल जाते हैं तो आपको बीच में पड़ेगा विदिशा। विदिशा एक हमारी जो सुषमा स्वराज है, वो यहाँ की बहुत बार MP रही है। ये मध्य प्रदेश में एक शहर है और ये टेम्पल टाउन है। क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये सोमनाथ जो आप देख रहे हैं गुजरात में है। ये कहाँ है मैं आपको दिखा देता हूँ। विदिशा आप मान लीजिए यहाँ कहीं है, झांसी के थोड़ा आगे और भोपाल के पहले, ये विदिशा हो गया। इसके अलावा मैंने आपको क्या नाम लिया, सोमनाथ आप यहां देख रहे हैं, ये सोमनाथ हो गया, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये विदिशा हो गया, ये सोमनाथ हो गया, ये मध्य प्रदेश के एंड में आप समझ लीजिए, मतलब यूपी के एंड, यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के बाद आता है ये इसका नाम क्या हो गया विदिशा का, भील स्वामी याद रखिएगा। सोमनाथ तो मैंने बता दिया आपको गुजरात, और आपको पता है कि इसको कई बार आपके एक साहब ने, महमूद गजनवी ने कई बार इसको अटैक किया था। इसके अलावा आप आइए जो तमिल, मैं आपको कांचीपुरम ले जा रहा हूं और मदुरई, कांचीपुरम और मदुरई। लेकिन ये जो दो आंध्र प्रदेश में और एक और जगह मैं आपको, मदुरई, यहां पर तिरुपति है। ठीक, तो आप देखिए सबसे पहले मैं आपको ले जा रहा हूं यहां पर कांचीपुरम। ये कांचीपुरम हो गया, देखिए आप क्लियर देख रहे हैं मंदिर है, क्लियर देख रहे हैं मंदिर है, और यहां पर मंदिरों का काम भी हो रहा है। तो एक तो कांचीपुरम हो गया, ये टेम्पल टाउन है। ऐसे ही आप आ जाइए यहाँ पर, ये मदुरई, तिरुपति का मदुरई, और यहां पर आपका ये आ गया तिरुपति आंध्र प्रदेश का। यहां दिखा देता हूं आपको, फिर से समझिए। कांचीपुरम, ये भी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। कहां का है ये मंदिर, टेम्पल टाउन है तमिलनाडु। यहां पर आ जाइए, दो आपको तिरुपति मंदिर दिखा रहा हूं। एक तिरुपति मंदिर है ये आंध्र प्रदेश का देख रहे हैं आप, एक तिरुपति मंदिर देख रहे हैं जो यहां मदुरई का है, और ये तीनों ही टेम्पल टाउन है। यहां पर अगर आप बेसिकली इस तरीके से समझिए, ये शहर है, इसमें ये मंदिर है, और मैं मंदिर को अगर हटा दूं तो ये शहर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इस तरीके से समझ लीजिए, राइट। अब पिलग्रिमेज, लोग आना जाना करेंगे। अब आप देखिए उत्तराखंड में 4 धाम के लिए लोग आते हैं। मक्का मदीना है, मक्का मदीना में पूरे विश्व के मुसलमान पिलग्रिमेज या हज यात्रा करने जाते हैं। तो इसी तरीके से यहां पर आप देखिएगा, एक आपको दिखा रहा हूं, वो है वृंदावन। यहां दिखाता हूं चित्र, ये है वृंदावन कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में है, मथुरा समझ लीजिए आप। इसके अलावा तिरुवन्नमलाई, ये तमिलनाडु हो गया, तिरुवन्नमलाई देख रहे हैं आप, ये तिरुवन्नमलाई हो गया। ये ऐसे टाउन हो गए जहां पर लोग तीर्थ यात्रा करने जाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने के लिए। वृंदावन सबसे ज्यादा फेमस है कृष्ण जी के लिए, ये तिरुवन्नमलाई हो गया, राइट। अब इसके अलावा आप आइए यहाँ पर अजमेर में, ये आप देख रहे हैं, ये है, ये पहले ये देख लीजिए, ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी ये दरगाह है, उनका ये मकबरा कह लीजिए, उनकी दरगाह है। ये आप देख रहे हैं अजमेर में। कहां है, अजमेर में। तो मैं आपको जरा इसमें कहानी बताता हूं। ये है अजमेर में, ये राजस्थान में अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि 12वीं शताब्दी में अजमेर में आके बसे। वहां पर उनका जब देहांत हुआ तो एक मकबरा या फिर कहें उनकी दरगाह बनाई गई जो विश्वविख्यात है, ध्यान रहेगा।
इसी के पास एक जगह है, उसका नाम है पुष्कर। पुष्कर में साल में सबसे बड़ा मेला लगता है और विश्व के बहुत सारे सैलानी यहाँ पर आते हैं। बहुत ही मनभावन दृश्य है और यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन तालाब है। तो दिखा देता हूँ आपको। ये मैं बात कर रहा हूँ अजमेर की, जो राजस्थान में है, और पुष्कर भी राजस्थान में है। अजमेर मैं 12वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ। ये जो अजमेर है राजस्थान में, ये थी आपके चौहान या फिर कहें चहमान, इन किंग्स की ये राजधानी थी। कौन सी? अजमेर इनकी राजधानी थी, कैपिटल थी। सी कर दे रहा हूं। इसके बाद जब मुगल सत्ता आई या मुगल एम्पायर आया तो ये अजमेर बन गया सूबा, या कहें एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया, सूबा का हेडक्वार्टर बन गया। जो भी सूबा वहां हुआ करता था उसका हेडक्वार्टर बन गया अजमेर, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस बनी रही। फिर आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये जो आए वो यहाँ पर रहे और उसके कारण से ये पूरा शहर अजमेर से, अगर आप ख्वाजा, इनको कहते हैं ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, अगर अजमेर से अगर आप ये दरगाह निकाल दें तो अजमेर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अभी इतना मैं बता दूं, इसलिए ये टेम्पल शहर है। ठीक, और मैंने बताया इसके साथ पास एक पुष्कर है, और पुष्कर भी एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ ऐसी, यहां पर देखिए नेटवर्क ऑफ, क्योंकि शहर छोटे शहर बड़े, कैसे? नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स यानी छोटे शहर। अभी जो छोटे शहर हैं, मैं 18वीं तक आपको ले जाऊंगा, लेकिन मैं 8वीं से आपकी बात कर रहा हूं। 8वीं शताब्दी से क्या हुआ, शुरू हुआ कि भाई जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है, यहां पर जो शहर थे उससे टूट के या उनके प्रादुर्भाव से स्मॉल टाउन्स बने, छोटे छोटे शहर बने। ओके, बड़े बड़े शहरों से। और इनके ये जो छोटे छोटे शहर है ना, इनमें होती थी एक मंडपिका। ये जो मंडपिका है बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये आज जो आप मंडी की बात करते हैं ना, भाई मंडी जा रहा हूं सामान खरीदने, ये वही मंडी है, MANDI है मंडी, ये वो मंडी है। ठीक, और यहां पर क्या होता था, ये मंडी पे, ये जो मंडी जैसे शहर है, यहां पर ये मंडी है, तो बाहर के लोग आते थे, खरीद फरोख्त करते थे, यानी बाहर से खरीदने बेचने लोग यहां पर आते थे। अपना जो भी प्रोड्यूस होता था उसको खासतौर पे सेल करने आते थे मंडी में। जैसे मान लीजिए ये अनाज मंडी है, तो जिसने भी अनाज यहाँ पैदा किया, वो जाके यहाँ पर बेचेगा। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रीट मार्केट भी होता था, जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, स्ट्रीट मार्केट है। स्ट्रीट मार्केट मतलब ऐसा एक स्ट्रीट होगा, और ये जो स्ट्रीट मार्केट है, जिसको हम कहते हैं, उस जमाने में कहते थे हट्टा, आज हम कहते हैं इसको हाट। आज हम इसको कह रहे हैं हाट। ठीक, ये जो हाट है, यहां पर बहुत सारे शॉप्स, ऐसे करके शॉप्स होती थी। और इसके अलावा ये तो हाट, ये जो आपकी शॉप्स हो गई, इसके अलावा और होता था कि भाई अलग अलग तरीके की स्ट्रीट, जिसमें अलग अलग तरीके के आर्टिसन, जैसे कोई पॉटरी का काम करता है, पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी का काम करता है, कोई काम कर रहा है ऑयल प्रेसर्स का, मतलब तेल का काम कर रहा है, कोई शुगर का काम कर रहा है, चीनी का काम कर रहा है, कोई ताड़ी मेकर, ताड़ी ना, एक पाम ट्री से ताड़ी निकलती है, थोड़ी सी शराब जैसी होती है वो, तो टॉडी मेकर्स हो गए। स्मिथ्स जो होते हैं, ब्लैक स्मिथ हो, चाहे मतलब लोहे का काम वगैरह करने वाले, और स्टोन्समैन हो गए। स्टोन्समैन कौन होते हैं? वो जो मिजाज मिस्त्री होते हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो यहाँ पर आपको काम करते हुए मिल जाएंगे। तो मंडपिका होती है मंडी, जहां पर लोग आते हैं सामान बेचने के लिए, आते थे वहां पर। और हट्टा या हाट हो गया, जहां पर बहुत सारे सामान एक साथ मिलते थे। वो आप देखेंगे यहाँ पर हाट है, यहाँ रोड पे भी सामान लगा हुआ है, यहाँ पर पक्की दुकानें भी बनी हुई है। ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या है, बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पर सामान खरीदने बेचने। जैसे मान लीजिए घोड़े, हॉर्सेस, नमक, सॉल्ट, कैम्फर यानी आप कपूर, और सैफरन केसर, बीटल नट पान के पत्ते, और स्पाइसेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेपर। तो ये लेन देन करने लोग आया करते थे और जाया करते थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई रहेगा तो उसको हॉर्स तो मिलेगा नहीं, उसको तो जाना पड़ेगा यहाँ पर, चाहे हाट जाना होगा, चाहे मंडपी का जाना होगा, मंडी जिसे हम कह रहे हैं। तो यहां पर एक चीज रह गई, वो मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये है ब्रॉन्ज, बेल मेटल एंड लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसमें क्या है कि ब्रॉन्ज पहले आपको बता दूं, ब्रॉन्ज एक एलॉय है, यानी कि दो चीजों को मिलकर बनता है, कॉपर और टिन को एक अच्छे प्रोपोर्शन में डाल के। अब जब ब्रॉन्ज बनता है, उस पर आप जब कुछ
आवाज करेंगे, टन करके आवाज करेंगे ना तो बहुत अच्छी आवाज आएगी। तो आप देखेंगे जितने भी मंदिर या गिरजाघर इन सब के घंटे होते हैं वो सब ब्रॉन्ज से बनते हैं। तो चोला डायनेस्टी में इस तरीके के बहुत बेहतरीन से स्टैचूज बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई। इसको बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल हुआ। तो इसमें होता क्या था कि सबसे पहले एक, जैसे मान लीजिए आकृति है, इसको बनाया जाता था वैक्स से। वैक्स क्या होता है? वैक्स यानी मोमबत्ती होती है ना, आपके बर्थडे में आप लगाते होंगे केक पे, तो अगर उसको आपने आग लगा दी तो मोम पिघल जाता है। तो इसको पहले, मतलब ये हार्ड होता है लेकिन अगर आग लगाएंगे तो पिघल जाएगा। तो पहले वैक्स की बनती थी, ऐसे वैक्स की बना देते थे, ये वैक्स की बना दी गई, ठीक। उसके बाद क्या किया, इसके ऊपर एक मिट्टी का लेप लगा देते हैं, ये मिट्टी का लेप लगा दिया, ठीक। मिट्टी का लेप लगा दिया क्ले का, और उसके बाद इसको सूखने के लिए छोड़ देते थे। फिर यहां पर एक छोटा सा छेद करते थे, छोटा सा छेद, और फिर यहां से लगाते थे आग, हीट करते थे इसको, मतलब इसको हीट करते थे तो ये सब पिघल जाती थी, ये पूरा पिघल जाता, लेकिन आकृति रह जाती थी। यानी ये जो आकृति है ये रह जाएगी और पूरा पिघल के मोम बाहर चला जाएगा। और जहां से ये गया है वहीं से ये ब्रॉन्ज यानी कि ये कांस इसके अंदर डाल देते थे, मिट्टी तो है ही, तो ये ब्रॉन्ज डाल देते थे अंदर। अब ब्रॉन्ज क्या है, जो ये मोम था उसकी जगह अब ब्रॉन्ज ने ले ली। तो ब्रॉन्ज इस तरीके से पूरा इसने यहां भर गया, कांसा पूरा भर गया। उसके बाद ये जो ऊपर जो आपकी क्ले है इसको तोड़ के निकाल दिया जाता था। फाइनली आपकी इस तरीके का एक शेप आ जाता था, इसको क्लीन किया जाता था। तो इसे हम लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं। चोला के समय की बात कर रहा हूं मैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो सामंत है, जो पहले सामंत हुआ करते थे ना, उसके बाद ये आगे जाके जमींदार कहलाए, जमींदार जेडी कर देता हूं। ये समय समय से क्या करते थे, ये जो टाउन्स है, शहर है, इनके आसपास ये फोर्टिफिकेशन कर देते थे, यानी अपनी किलेबंदी कर देते थे। और जितने भी लोग हैं, चाहे वहां ट्रेडर्स हो या व्यापारी हो या शिल्प बनाने वाले आर्टिसंस हो, या आप जो भी आर्टिकल्स कहिए, जो भी सामान खरीद फरोख्त के लिए हो रहा है, यानी गुड्स कह लीजिए, इन पे ये लगाते थे क्या, इन पे लगाते थे टैक्स। जो जमींदार और सामंत है, पहले तो उन्होंने किलाबंदी कर ली और जो भी लोग इसके अंदर हैं या आते जाते उन पे वो टैक्स लगाते थे। इसके अलावा मान लीजिए सामंत ने कोई एक टेम्पल बनाया है, तो ये जो टेम्पल बनाया है उन्हीं के लोगों को ये क्या करते थे कि बोलते थे ठीक है, आप एक काम करिए, आप टैक्स कलेक्ट करिए, आप इन लोगों से पैसा लीजिए। तो इनको ये एक तरीके से आप कहें कि काम दे दिया करते थे या राइट डोनेट कर देते थे। उनका राइट जो होता था टैक्स लगाने का और पैसा कलेक्ट करने का, वो एक टेम्पल वालों को कर देते थे, क्योंकि टेम्पल भी इन्हीं द्वारा बनाए गए होते थे, ठीक। तो ये काम इस जमाने में होता था। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, एक इंस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस इंस्क्रिप्शन में दिया है किस तरीके से किस चीज पे टैक्स लगता था। जैसे खाने की पीने की चीजें, शुगर हो गया, जैगरी हो गया। शुगर होता है चीनी, जैगरी मतलब जो आप देखिए कि शुगर बनने के बाद या पहले जो चीजें निकलती है ना गन्ने से, जैगरी हो गया। ऐसे डाई करने की चीजें, कपड़े को रंगने की चीजें, धागे, कपास हो गया, कॉटन, कोकोनट हो गया आपका यानी नारियल, नमक हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें थी, बटर हो गया, सेसमी ऑयल, ये क्लॉथ, ये सब चीजें पे वो लगाते थे पैसा, मतलब टैक्स लगता था। ओके, अभी मैंने जो बात की, ये मैंने आपको बताया कि ये छोटे छोटे शहरों का टाउन बन गया था या फिर नेटवर्क बन गया था। और क्राफ्ट्स पर्सन की यानी कि नगर और साथ में शिल्पकार। यहां तक गए थे कि ट्रेडर्स, छोटे और बड़े, तो बहुत तरीके के ट्रेडर्स थे। ट्रेड ये होता है जो ट्रेड करते हैं, कहने का मतलब एक वो सामान लेंगे कहीं से और वो सामान से जैसे ज्यादा मिलता होगा, हो सकता वहां से सामान ले लें और फिर ये आगे दूसरी जगह इसको बेचे। कोई सामान खरीदे और उसे प्रॉफिट पे दूसरे को बेचे। इसमें आगे हम बात करेंगे राज की, इसमें बंजारास भी थे और ये हम नेक्स्ट डिस्कशन में लेंगे। ट्रेडर जैसे कि हॉर्स ट्रेडर, घोड़े का व्यापार करने वाले, वो क्या करते थे, अपने एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो घोड़े के व्यापार से संबंधित थे वो लोग अपना एक समूह, एक ग्रुप बना लेते थे और उनमें एक जो होता था उसको वो चुनते था। वो जो मुखिया होता था वो ही बाकी जितने भी, जैसे कोई वॉरियर है वो घोड़ा आने वाला है तो उससे इंटरैक्ट ये मुखिया करेगा इन सब के बिहाफ पर। दूसरा है कि इन सबके जो कॉमन इंटरेस्ट है, यानी जो भी इनके, क्योंकि सबके कॉमन ही एक ही ट्रेड कर रहे हैं ना और कॉमन ही खुशियां होंगी, कॉमन ही गम होगा, तो ये सारी चीजें जो है कॉमन कारण, अगर उनके ऊपर कोई आपत्ति आती है, कोई दिक्कत आती है, तो ये समूह में गिल्ड बना के
के ये उससे निपट सकते हैं। तो एक और ऐसी आपको बताऊंगा कि मणिग्रामम और नानादेशी, देखिएगा मैं आपको जो बता रहा हूं कि जो गिल्ड्स बने उसमें दो नाम और जोड़ रहा हूं। गिल्ड्स मतलब वही बात कि समूह, लोगों ने एसोसिएशन बनाए, समूह बने, तो उसमें एक है मणिग्रामम और एक है नानादेशी, ध्यान रहेगा। और ये कहां कहां करते थे अपना ट्रेडिंग, व्यापार, ये बहुत जगह करते थे। पहली चीज तो ये पेनिनसुला मतलब ये होता है, जैसे अगर हमारा ये नीचे वाला पोर्शन देखें तो एक ऐसा भाग जो 3 जगह से पानी से घिरा होता है, तो इस पेनिनसुला में तो ये करते ही करते थे, यानी हम सब कॉन्टिनेंट के नीचे भाग में। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, मतलब आप यहां देख लीजिए। और साउथ ईस्ट एशिया का मतलब क्या होता है, ये एशिया है, साउथ ये हुआ, ईस्ट ये हुआ, मतलब इलाका जो मैं कह रहा हूं। इसमें म्यांमार ले लीजिए, इसमें आप थाईलैंड ले लीजिए, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब ले लीजिए, तो साउथ ईस्ट एशिया। इसके अलावा और जो कम्युनिटीज थी पॉपुलर हो गई, क्योंकि है तो वो व्यापारी कम्युनिटी थी, उनका काम ही ये था कि सामान खरीदना, लेकिन ये इतनी बड़ी बन गई ट्रेडिंग के नाम पे। एक तो ये है चेटियार्स जो आप यहां देख रहे हैं, सी से कर देता हूं, और दूसरे जो मैं बताऊंगा वो है मारवाड़ी ओसवाल। मारवाड़ी ओसवाल के आप कपड़े भी देखते हैं, तो मारवाड़ी ओसवाल ये बहुत बड़ी कम्युनिटी बन के उभरी ये सब कॉन्टिनेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इलाका, ये है गुजरात का इलाका। यहां पर नॉर्मली अब माना जाता है कि जो गुजराती होते हैं वो व्यापारी गण होते हैं, उनके ब्लड में ही व्यापार होता है। तो इसमें आप एक तो यहाँ को ले लीजिए, मैं अब गुजरातियों की बात कर रहा हूं। इसमें हिंदू बनिया ले लीजिए और साथ में बोराज। अब मुस्लिम बोराज कौन होते हैं वो आपको यहां दिखाता हूं चित्र से। ये है मुस्लिम बोरा लोग, हमारे प्रधानमंत्री इनसे मिल रहे हैं। ये मुस्लिम तो है लेकिन थोड़ा अलग कम्युनिटी है इन लोगों की, ट्रेडिंग कम्युनिटी है, बड़े आज भी बहुत फेमस है। तो ये कहां कहां करते थे, ये तो पूरा आप समझ लीजिए कि ये वाला ये एरिया, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये पूरे, मतलब अगर मैं नाम लूं, लाल सागर, पर्शियन गल्फ, ईस्ट अफ्रीका, यानी कि ये जो पार्ट में बता, और साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, जो मैंने आपको अभी दोनों जगह बता दी कि यहां पर भी और इस जगह भी, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना, यहां पर भी ये अपनी ट्रेडिंग करते थे। तो करते क्या थे, खरीदते क्या थे, ये बेचते थे टेक्सटाइल्स यानी कपड़े और स्पाइसेस, मतलब होता है मसाले, ये बेचते थे। और खास तौर पे इन पोर्ट्स, ये जो है ना, ये आप जो पोर्ट्स देख रहे हैं, बहुत बड़ा रोल है। और साथ में लाते क्या थे, यहां से आता क्या था, भेजते तो ये कपड़े और आपका ये हो गया स्पाइसेस भेज दिया, वापिस ला क्या लाते थे, या फिर एक्सचेंज में क्या लेते थे, या फिर इंपोर्ट, गोल्ड और आइवरी। गोल्ड मतलब सोना, यहां पर देखिएगा आप इस इलाके में बहुत मिलता है अफ्रीका के, और यहां हाथी भी बहुत मिलते हैं, तो हाथी दांत, तो आइवरी हाथी दांत हो गया, अब सोना हो गया, ये सब वो अफ्रीका से लाते थे। और इसके अलावा और भी चीजें, यहां स्पाइसेस होंगी वो भी लाते थे, साथ में स्पाइसेस हो गए, टिन हो गया, और चाइना पॉटरी, ब्लू पॉटरी, मतलब मिट्टी की बर्तन थे जो नीले कलर के प्रिंटेड होते थे। इसके अलावा चांदी, सिल्वर लेके आते थे, कहां से, इस जगह से, इस इलाके से। आप ये साउथ ईस्ट एशिया और चाइना आप मान लीजिए। तो ये मैंने किन की बात की, ये हिंदू बनिया और मुस्लिम ने बात की। अब ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा वेस्ट कोस्ट है ना, ये जो यहाँ के शहर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर बहुत सारे अरबी लोग, पर्शियन, फारसी, चाइनीज, यहूदी यानी, और सीरियन क्रिश्चियन, बल्कि यहाँ के जो केरल के जो क्रिश्चियंस हैं उनको तो सीरियन क्रिश्चियन ही कहा जाता है, राइट। ये जो यहां पर था, यहां पर जो ट्रेडर्स इंडियन बहुत सारे लोग रहते थे, साथ में जो स्पाइस है, इंडिया के जो मसाले हैं, और साथ में जो क्लॉथ है वो यहां बेचे, क्योंकि यहां बहुत बेचे जाते थे, और बेचे के यहां इस पूरे इलाके में बेचे जाते थे। और ये जो ये देखिए, ये है कौन सा, ये है इटली का इलाका। ये जो इटली वाले हैं इसको खरीदते थे, और यहां से जो चीज वो खरीदते थे इस जगह से, ये पूरा इस तरीके से आप रास्ता देख लीजिए, ये वाला यहां खरीदते थे और फिर ये यूरोप में बेचते थे, क्योंकि यूरोप में बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत बड़ा प्रॉफिट ये कमाते थे। होता क्या है कि हम लोग किस जोन में आते हैं, हम लोग देखिएगा तो 8 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू होते हैं, तो हम आते हैं उष्ण कटिबंधीय, किस पार्ट, उष्ण कटिबंधीय में आते हैं। और उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होता है कि हमारे, जिसे कहते हैं ट्रॉपिकल,
तो जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वहां पर स्पाइसेस बहुत जाते हैं जल्द। तो स्पाइसेस में क्या क्या हो गया, आपका पेपर हो गया, काली मिर्च, सिनेमन हो गया, दालचीनी, नटमेग हो गया, जायफल हो गया, और ड्राइड जिंजर जिसे हम सोंठ कहते हैं, ये सारी चीजें हमको बहुत मिलती है। इसीलिए यहाँ की चीजें यहाँ बड़ी फेमस हो गई। उसका कारण था कि यहाँ बहुत है और गर्म रखने के लिए हमारा मसाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस यूरोप में इन सब चीजों की बहुत ज्यादा मांग थी। साथ में क्योंकि ठंडा इलाका है तो कॉटन क्लॉथ, तो और जो मैंने आपको बताया ये सारे मसाले यहाँ पर बहुत फेमस थे। इसीलिए ये लोगों को जब पता लग गया कि चीजें तो यही मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर इन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया। और मैं आपको बताऊंगा दो लोगों का नाम, कैसे वो यहाँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस जगह के बारे में बात करूंगा। ये काबुल, ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका कांदाहार है, काबुल है, ये आज के अफगानिस्तान में है। तो काबुल की आपको अगर मैं बात बताऊं तो काबुल का एरिया जो बहुत ही पथरीला और कहें कि बहुत ही माउंटेन टेरेन है, बहुत डिफिकल्ट है। इसके बावजूद भी ये जिस जगह पे है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक। अब आप देखें अगर कोई यहाँ पर है तो वो यहाँ से इंडिया से रिलेटेड है, चाइना, रशिया, इधर मिडिल ईस्ट सबसे रिलेटेड हो गया ना वो, तो बहुत जमीनी देंगे तो काबुल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और काबुल या कहें अफगानिस्तान का काबुल बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। और यहाँ पर 16वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन हुआ, यानी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होने लगी। पहली चीज तो ये है कि जो काबुल और कांदाहार, आप ये देखिए, ये सिल्क रूट दिख रहा है आप, तो ये रिलेटेड है। एक तो काबुल जो है ये सिल्क रूट से रिलेटेड था, काबुल और कांदाहार, जिसको पहले गांधार बोलते थे ना, ये कांदाहार गया, कांदाहार लिख देता हूं। ये आपके सिल्क रूट से रिलेटेड थे, जहां पर सिल्क के ट्रेडर्स आते जाते थे। इसके अलावा घोड़े, यहां पर हॉर्सेस सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। घोड़ों की बहुत बड़ा ट्रेड थी। तो यहां पर एक साहब है जॉन बैप्टिस्ट, नाम बताता हूं, यहां लिखा हुआ है जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, इनका चेहरा भी दिखा देता हूं आपको। ये है जॉन टेवर्नियर। इन्होंने लिखा था, इन्होंने बाकायदा यहां पर दर्ज किया हुआ है कि 17वीं शताब्दी में ये जो जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर है, जो खुद भी ये खुद वैसे डायमंड मर्चेंट यानी हीरो के व्यापारी थे, इन्होंने कहा जो हॉर्स ट्रेड होता है, यानी जो हॉर्स ट्रेड यहां पर होता है, कितना होता है, 30,000 रुपए से ऊपर होता है। और 30,000 रुपए आप मतलब इसमें मान लीजिए आज के जमाने में, मतलब बहुत बड़ा ट्रेड था ये। इसके अलावा यहां से क्या क्या आता था, फिर ये एक तो ड्राई फ्रूट आता था, यानी जो आपके चिलगोजे हो गए, बादाम हो गए, खजूर हो गए, डेट्स, तो डेट हो गए। इसके अलावा कारपेट्स आती थी, कालीन आता था, फ्रेश फ्रूट भी आते थे, मतलब जो फ्रेश फ्रूट है जैसे सेब वगैरह हो गए वो भी आता। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो होती थी वो थी स्लेव ट्रेड, यानी जो बंधुआ लोग थे जिनको खरीदा जा सकता था, ऐसे लोग, वो भी ट्रेड यहां पर होता था। इसीलिए काबुल की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, आज भी है वैसे। क्राफ्ट्स इन टाउन का मतलब ये है कि केवल हम आपको ये नहीं कह सकते मंदिर से ही काम चल रहा है। अगर बाई चांस मैं मंदिर देखने गया और वहां पर एक दुकान है जहां पर इतना अच्छी आकृति मुझे, तो मैं उसे ले आऊंगा। अगर मुझे ये आकृति मिली और मुझे कहा गया कि भाई इसमें आप मोमबत्ती जला सकते, तो मैं यहां मोमबत्ती रख के जलाना पसंद करूंगा, ना कि मैं टेबल पे या किसी जगह पे रख के मोमबत्ती को जलाऊं, है ना करके। तो ये जो मोमबत्ती वाली बात मैंने कही वो इसलिए क्योंकि आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये कैंडल, और किससे बना हुआ है, ये ब्रास से बना है, ब्रास, और साथ में इसके ऊपर जो एक ओवरले देख रहे हैं आप, कशीदाकारी की हुई है, शिल्पकारी की हुई है, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ये जो क्राफ्ट्स पर्सन है, जो शिले, और खास तौर पे इस जगह के, बीदर के, कहां के, ये बीदर जो इलाका है, यहां पर इतने अच्छे क्राफ्ट्स पर्सन, ये शिल्पकार रहे जो कॉपर और सिल्वर पे काम है, कि ये जो काम वो करने लगे इसको बीदरी कहा जाने लगा। इंपॉर्टेंट हो गया ये काम, इतना फेमस हो गया कि लोग इसको बिदरी, इसका नाम ही बिदरी हो गया। इसके अलावा जो पांचाल्स है, यानी कि जो विश्वकर्मा जिसे हम कहते हैं, पांचाल्स या विश्वकर्मा लोग जो है कम्युनिटी, बेसिकली ये वो कम्युनिटी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, चीजों को बनाने का काम करती है। तो इसमें चाहे आप गोल्ड स्मिथ ले लीजिए, गोल्ड स्मिथ कौन हो गए, जो सोने का काम करते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ जो कांसे का काम करते, तो ब्रॉन्ज स्मिथ हो गया। इसके अलावा ब्लैक स्मिथ लोहे का काम जो करते हैं, मेसन्स हो गए, मेसन जो आपके मिस्त्री टाइप लोग हो गए। इसके अलावा कारपेंटर जो लकड़ी का काम, ये वो सारे लोग हैं जो पांचाल और विश्वकर्मा, ये केवल इसी का कशीदाकारी या फिर इस शिल्पकारी में नहीं थे,
इसके अलावा भी अगर आप देखें जो जगहों का, सारी जगहों का जो कंस्ट्रक्शन होता था, कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये बड़े बड़े पैलेस बन रहे थे, महल बन रहे थे। इसके बाद बिल्डिंग्स बन रही थी, तो बिग बिल्डिंग्स के लिए बहुत जरूरी थे, टैंक्स के लिए बहुत जरूरी थे, रिजर्वायर के लिए बहुत जरूरी थे। ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए थे। और मैंने आपको पहले बुनकर के बारे में बताया था, या आप बुनकर देखें तो मैंने कहा कि सलैयार, एक तो सलैयार, या इनको ना वो भी बोलते हैं काई कोलर्स। सलैयार और काई कोलर्स थे, वो तो बहुत बहुत ही अमीर हो गए, काम करते करते बहुत अमीर हो गए। और ये इतने अमीर हो गए कि ये टेम्पल्स को पैसा देने लगे, यानी कि टेम्पल्स डोनेशन करने लगे बाकायदा, इतने अमीर हो गए। तो अभी क्या हुआ कि क्योंकि सलैयार सारे काम करते थे, सलैयार क्योंकि इतने अमीर हो गए, तो इन्होंने ना इनका जो काम था इस कपड़े का, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब क्लीनिंग वाला काम है, जो स्पिनिंग वाला काम है, जो डाइंग वाला काम है, ये सारे काम जो क्लीनिंग, स्पिनिंग, डाइंग एक पार्ट है। जैसे कपड़ा बन जाता है तो उसको भी पड़ता है ना, तो डाइंग हो गया। और ये सारे जो काम है, ये अपने आप अलग अलग क्राफ्ट बन गए, अलग अलग लोग काम करने लगे। यहां पर अगर और टाउन्स के बारे में बताऊंगा तो कुछ टाउन ऐसे थे, जैसे अहमदाबाद के बारे में ले लीजिए। अहमदाबाद ये गुजरात में है। तो ये जो अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत बड़े बड़े कमर्शियल सिटी मतलब जब बहुत ट्रेड होता था, बहुत पैसों का इधर उधर होता था, मतलब अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी। लेकिन जो तंजावुर जैसे सिटी थे, अहमदाबाद तो आगे बढ़े, और जैसी जो सिटीज थी जिसके बारे में हमने बात की कि बहुत बड़े सिटी हुआ करते थे, वो तंजावुर जो है वो धीरे धीरे अपने भी छोटे हो गए और इनका इंपॉर्टेंस भी समय के साथ खत्म होने लगा। यहां पर एक जगह दिखाऊंगा आपको, ये मुर्शिदाबाद जो है वेस्ट बंगाल में, भागीरथी रिवर जो गंगा नदी है उसी की कहते हैं यहाँ पे। तो यहां पर जो सिल्क का काम था बहुत ज्यादा होने लगा इस जगह पे का, और सिल्क का काम बहुत होने लगा क्योंकि कपड़े का काम बहुत ज्यादा होने लगा। तो ये जो जगह है इसको बना दिया गया कैपिटल। किसका कैपिटल बना दिया गया? वेस्ट बंगाल का कैपिटल किसको बना? मुर्शिदाबाद को। कब बनाया गया? 1704 में। कब बनाया गया? 1704 में। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि ये जो काम था वो कपड़े का काम, इनको कंपटीशन फेस करना पड़ा कि इंग्लैंड से जो कपड़ा बन के आता था उसके कारण बेचारों को बहुत, जो ये तो हाथ से काम, उनसे बहुत कड़ा कंपटीशन इनको करना पड़ा। इसके कारण धीरे धीरे ये जो है इसकी भी बहुत, मतलब इसका भी इंपॉर्टेंस कम हो गया या गिर गया कहे। और उसके बाद फिर कोलकाता डेवलपमेंट हुआ। अब ये सब बात करने के बाद मैं आपको, जैसे हमने सिटीज की ली, तो मैं आपको एक सिटी, बल्कि 3 सिटी के बारे में बात करूंगा। एक सिटी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। ये जो सिटीज आगे बढ़ी, मतलब सिटी यूं बढ़ी फिर धीरे धीरे वो गिर गई, या फिर उनका जो प्रभुत्व था या उनका गौरव था वो धीरे धीरे कम हुआ। तो कैसे हुआ देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो चित्रण है ये एक हम्पी का है। हम्पी क्या है? हम्पी राजधानी यहां पर एक देखिएगा, ये वाला थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। उस जमाने में जो विजयनगर डायनेस्टी थी उसकी राजधानी हम्पी। तो वहां का एक बुर्ज दिख रहा है। बुर्ज यानी कि होता क्या है कि जब हम बड़ा सा किला बनाते हैं ना, तो आप एक टावर बनाते हैं ताकि यहां पर लोग खड़े होकर देख सकें कि नीचे क्या हो रहा है। इसको हम, ये जो आप देख रहे हैं बुर्ज, फोर्ट, इस फोर्ट में या इस किले में यहां पर आप देखेंगे बुर्ज बने हुए छोटे। तो यहां पर आप देखिएगा कि ये जो पत्थर रखे हैं, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो कैसे हुआ मैं भी आपको बताता हूं। पहले हम हम्पी की बात कर ले। हम्पी यहां पर आप देखें, आपको दिख रही है 2 नदी है हम्पी की। एक नदी यहां से आ रही है कृष्णा, एक है तुंग। तो ये उसके बेसिन में, उनकी तुंगभद्रा और कृष्णा की नदी की ये बेसिन में बना हुआ। बेसिन में हम्पी, क्योंकि ध्यान रखिए कोई भी अगर कैपिटल होगा या बड़ा शहर होगा, आप देखेंगे उसका डेवलपमेंट तभी होता है जब पानी हो आसपास। तो ये सेंटर पॉइंट था किसका? सेंटर पॉइंट था विजयनगर एम्पायर का, विजयनगर डायनेस्टी का। और ये विजयनगर डायनेस्टी कब हुई थी? 1336 आपको। अब ये जो फोर्टिफिकेशन है, पूरा जो सिटी था बहुत अच्छे से किलेबंदी उसकी हो रही। और जो किलेबंदी थी उसमें जो पत्थर लगा रखे थे उनके बीच में कोई सीमेंट, कोई गारा नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलाया गया था। फिर आप बोलेंगे फिर ये खड़े कैसे थे? क्या एक के ऊपर एक खड़े रहेंगे, आप हाथ से धक्का मारेगा? ऐसे नहीं। ये क्या करते थे, एक उठा रहा हूं उसमें से, एक ये और एक ये, इसको उठा रहा हूं। तो एक में था और दूसरा ऐसा था,
मतलब ये इंटरलॉक हो जाते थे, यानी कि इंटरलॉकिंग के द्वारा जो टेक्निक इसमें अपना इस फोर्ट को बनाने के लिए, या हम्पी में जितने भी आपके कंस्ट्रक्शन थे उसमें ये इंटरलॉकिंग टेक्निक अपनाई। हम्पी की बात कर रहा हूं मैं, और ये भी हम्पी का ही चित्रण है, इसको देखिए कैसे दिख रहा है आपको। ओके, तो यहां पर जो पोर्चुगीज ट्रेवलर है, पहले मैं उनके बारे में बता दूं। एक गाली ट्रेवलर थे, उनका नाम था डोमिंगो पेज। इनका नाम बार बार आता है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा हम्पी के बारे में कि बहुत बढ़िया सा एक वेल फोर्टिफाइड सा आपका एक स्ट्रक्चर था, सिटी था। तो उसके बारे में इन्होंने, डोमिंगो पेज ने बहुत सारी चीजें बताई है, इसलिए हमें पता चलता है। आर्किटेक्चर थोड़ा सा अलग था। आर्किटेक्चर अलग कैसे है? पहली चीज तो आप ये देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, चित्रण देख रहे हैं, ये आपके 50 रुपए में है। आपका जो अगर 50 रुपए उठाएंगे आप, तो आप देखेंगे कि 50 रुपए में ये आप दिखते हैं, चक्के वाला एक रथ रखा हुआ है। ओके, तो यहां पर बहुत बड़े एक कॉम्प्लेक्स थे, अहाते थे, और उसमें बहुत अच्छी तरीके से चित्रा, बड़े बड़े डोम थे, ऐसे बड़े से डोम थे इस तरीके से, और बड़े बड़े कोर्ट यार्ड थे ऐसे। ये एंट्री मान लीजिए, बड़े बड़े कोर्ट यार्ड थे, पिलर्ड हॉल थे, और इतनी बढ़िया से सुंदरता थी इसकी कि यहां पर इसमें इन्होंने लोटस बना रखा था। लोटस क्या होता है? और ये कॉर्बेल, आप देखिए, ये कॉर्बेल टोडा कहता, टोडे का चित्रण था इसमें। तो ये सारी चीजें बना रखी थी। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं, ये इसका जो टॉप लेवल था 15 और 16 की सेंचुरी के समय, हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी था, और इसी जमाने में ये बहुत कमर्शियल, साथ में मैं जैसे कह रहा था पैसे वैसे की बात करता हूं, या आपके अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, इसके अलावा कल्चरल दोनों ही यहां पर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। इसके अलावा जो मूर्स होते थे, मूर्स मतलब होता है कि मुस्लिम मर्चेंट होते थे, जो भी मुसलमानी मर्चेंट हुए, ट्रेडर्स हुए, उन सबका कंबाइंड नाम कहते हैं। तो वो यहां पर मूर्स प्लस चेट्टियार बताया था मैंने आपको, वो हो गए, और साथ में इसके जो एजेंट थे वो हमेशा आपको हम्पी के मार्केट में मिल जाए। ये लोग सारे आपको यहां पर मूर्स, चेट्टियार्स, और ये यूरोपियन में सब पोर्चुगीज हो गए, ये सब हो गए, वो इन मार्केट में मिलते थे। इसके अलावा जो टेम्पल थे, अब आप ये का टेम्पल दिखा रहा हूं, ये सेंटर पॉइंट था। यहां पर सारे साहित्य, वो कल्चरल शाम होते थे। इसमें यहां पर बात की गई है देवदासी की। देवदासी वो महिलाएं होती हैं जो शादी करती हैं और पूरी तरीके से भगवान की तरह अपना वो हो जाती हैं, मतलब डिवोटेड होती हैं, तो इनको टेम्पल्स भी कहते हैं। तो ये कहां डांस करती थी? भगवान के सामने, और साथ में रॉयल्टी यानी जो है, और मासेस। तो ये बहुत ऐसा, मतलब ये रॉयल यहां पर नहीं, यही की बात कर लेते हैं, डाइटी, रॉयल्टी, मैसेस, मतलब सबके सामने। ये वीरूपक्ष, ये शिव टेम्पल है, इसका नाम है वीरूपक्षा। क्या नाम है? वीशा। इस टेम्पल में ये जो देवदासी थी, ये नृत्य करती थी। एक फेस्टिवल पर बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, महानवमी। एक हो गया जिसको नवरात्रि भी बोलते हैं, वहां पर नवरात्रि भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक ही फेस्टिवल है, इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था यहाँ पे हम्पी में। उसके अलावा यहां पर एक ऐसी जगह है, इसको देखिए, ये महानवमी प्लेटफॉर्म। ये तो यहां राजा साहब बैठा करते थे, ये बकायदा आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ निकाला ये जगह, वहां पर वो बैठते थे। और जो भी यहां पर काम हो रहा हो, पहले तो मैं बताऊं कि ये करते क्या थे। जो लोग आते थे उनका सत्कार करते थे, जो भी लोग आ रहे हैं सत्कार करते थे। दूसरा, ये लोग जो गिफ्ट लेके आ रहे हैं वो ये लोग लेते थे, और इसके अलावा जो भी यहां पर लोग बैठते थे, फिर वो क्या देखते थे? यहां पर परफॉर्मेंसेस, यानी कि डांस, म्यूजिक देखते थे, इसके सुनते थे। और उसके बाद रेसलिंग, यानी मल्ल युद्ध, रेसलिंग भी वो लोग यहां पर देखा करते थे। लेकिन हम्पी का ये हुआ कि भाई, जब हम्पी एक ऐसे इलाके में है यहां बीजापुर है या गोलकुंडा है, आसपास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनसे को बहुत फाइट करना पड़ा, राइट। तो बेचारा ये एक, जब दिल्ली, ये डक्कनी सुल्तान, ये सब जो आसपास है डक्कन, इन सबको हम डक्कनी सुल्तान करते हैं। तो हम्पी ये जो डक्कन सुल्तान से हारा, जैसे गोलकुंडा हो गया, और आपका बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, बिरार हो गया, और आपका बीदरी हो गया। तो ये बिरार हो गया, बीदर, ये सारे डक्कनी के कारण ये हारा, और उसके बाद इसका डिक्लाइन शुरू हो गया। फाइनली
ये हम्पी ऐसा नहीं रहा जैसा उसका गौरव था। अब हम बात करेंगे सूरत की, और आज हम बात कर रहे हैं सूरत की। सूरत, पहले यहां देख लीजिएगा, ये सूरत जो है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट जमाने की बात कर रहा हूं, या वेस्टर्न, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यानी कि पश्चिमी घाट पे है, या पश्चिमी जो तट है, तट रेखा है उस पर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था, आज भी। और सूरत है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है सूरत, गुजरात में। अच्छा, इसको कहा जाता था एम्पोरियम। एम्पोरियम क्यों कहा जाता है? एम्पोरियम का मतलब क्या है? एम्पोरियम का मतलब ये होता है बिक्री भंडार। ऐसी जगह जहां पर बहुत अलग तरीके की चीज, एक ही तरीके की नहीं, अलग अलग तरीके की चीज। जैसे आप बिजली की दुकान में गए तो आपको बिजली का सामान मिलेगा, लेकिन एम्पोरियम ऐसी जगह होती है, ऐसा ऐसा प्लेस होता है जहां पर बहुत अलग अलग तरीके से चीजें मिलती हैं। आप खरीद भी सकते हैं और बेच, यानी कि आप यू कैन बाय ऑल्सो और यू कैन सेल ऑल्सो। तो ये सूरत है गुजरात की रहा हूं। ये जो वेस्टर्न ट्रेड, यहां से मतलब आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें, यहां पर जितने भी देश है वहां से बहुत बेहतरीन तरीके से यहां सूरत में व्यापार, ये जो खाड़ी देखते हैं ना आप, खाड़ी, इसको कहते हैं खंबात की खाड़ी, या इसको की खाड़ी बोलते हैं। वहां पर ये स्थित है। ये पोर्ट शहर है। ध्यान रहे कि ये पत्तन नगर है। इट्स अ पोर्ट सिटी। अब पोर्ट नगर में इसको कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले हमने ऐसी जगह की बात की थी जो टेम्पल शहर थे, लेकिन यहां पर ट्रेड ज्यादा होता था, खरीद फरोख्त ज्यादा होती थी, राइट। तो अहमदाबाद साथ देख लीजिए, और सूरत, ये दोनों ही जो शहर हैं एक तरीके से गेटवे है, यानी कि दरवाजे थे। यहां से जितने भी, यहां से आप देखें, यहां पर एक गल्फ ऑफ ओमरूज है। थोड़ा सोचने की कोशिश करिएगा। हिंदुस्तान हो गया, फिर पाकिस्तान, या अफगानिस्तान, या इसके बीच में ये जो यूएई, ओमान, नहीं, ये तो दोनों ही मिडिल ईस्टर्न आते हैं, लेकिन इसमें ये जो जगह है इसको गल्फ ऑफ ओमरूज कहते हैं। तो यही गल्फ ऑफ ओमरूज ही है। यहां से निकल के यहां पर पहुंचना इस तरीके से, और साथ में और भी जैसे वेस्ट एशिया की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर बहुत बेहतरीन ट्रेड होता था। एक और चीज है कि जितने भी, क्योंकि अब यहां से जाएंगे तो यहां पहुंचे, आपको दिखाया ईरान, और आगे आपका इराक है, सऊदी अरब है, यहाँ पर इस जगह पे सऊदी अरब है। तो जो सऊदी अरब कर रहा हूं, सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना है, और यहीं पर लोग जाते हैं। इंडियन मुस्लिम्स थे, वो यहीं से, सूरत से ही जहाज में भरकर, यानी कि शिप में, किसके लिए जाते थे? हज के लिए जाते थे। इसलिए इसको कह सकते हैं मक्का मदीना। तो गेट टू मक्का ये भी यही है, क्योंकि जितने भी तीर्थयात्री थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, वो यहीं से सेल करते थे, शिप से जाते थे। सबसे बड़ी बात है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है? देखिए, आज जैसे आप मुंबई की बात करेंगे, मुंबईपॉलिटन सिटी है, क्योंकि यहां पर हर तरीके का आदमी रहता है, हर कास्ट का रहेगा, हर रिलीजन का रहेगा, ऊंचा रहेगा, बड़ा रहेगा, गरीब रहेगा, और रहेगा, हर तरीके का आदमी आपको यहां मिलेगा। तो अगर मैं उस जमाने की बात करूं तो 17वीं शताब्दी में यहां पर कौन कौन लोग थे? पहला अक्षर लिखूंगा, पोर्चुगीज, डच, हॉलैंड, नीदरलैंड वाले, इंग्लिश, ये सारे के सारे लोगों की यहां पर फैक्ट्रीज थी। और साथ में, क्योंकि फैक्ट्रीज होंगी तो सब बनी बात है कि यहाँ पर वेयर हाउसेस, मतलब होता है जो भंडार करने के लिए बड़े बड़े एक कंटेनर टाइप, या बड़े बड़े ट्रस लिए हुए भंडार गृह बनाए जाते हैं। मैं फैक्ट्रीज, और मैं जो भंडार गृह है उसको कह रहा हूं वेयर हाउस। तो सभी के यहाँ पर फैक्ट्री हाउसेस थे। एक साहब है, इनका चेहरा देख लीजिए। इन साहब का नाम है, ये अंग्रेज, ये इंग्लिश है, और ये क्रोनिकलर है। क्रोनिक जो होता है, जो घटनाओं का क्रम लिखते हैं कि आज ये हुआ, कल ये हुआ, मतलब जो भी इवेंट्स होते हैं ना, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो लिखते हैं उनको कहा जाता है क्रोनिकलर। तो इनका नाम है ओविंगटन। क्या नाम? ओविंगटन। तो ये जो ओविंगटन साहब है, इन्होंने लिखा कि इन्होंने बताया कि 1689 की बात बताई इन्होंने, कि अगर यहाँ पर सूरत को देखा जाए तो इसकी जो यहाँ पोर्ट है और उसके आसपास जो शिप खड़े हैं, एक समय में 100 से ज्यादा
अलग अलग देशों के यहां पर आपको खड़े दिखाई देंगे। यानी एंकर मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत हैवी सा एक आप कहें कि एक कांटेदार नीचे डाल देते हैं तो शिप खड़ा हो जाता है, हिलता नहीं है फिर। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरा ये था कि एक तो रिटेल और होलसेल। होलसेल क्या होता है, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में सामान आप लेते हैं बहुत सस्ती दर पे। रिटेल मतलब होता है जैसे आपके घर के बगल में जो परचून की दुकान है ना, वो रिटेल है। वो जो बंदा है वो लाता है वे कहां से, होलसेल से। तो यहां पर सूरत में रिटेल और होलसेल दोनों ही शॉप थी। किसकी? कॉटन टेक्सटाइल की। कपास, कॉटन होता है कपास, तो कपास, जो कपास से बने हुए जो कपड़े हैं, टेक्सटाइल है, उनकी होलसेल और रिटेल दुकानें थी। ठीक, यहां ये क्योंकि टेक्सटाइल तो ये सूरत सबसे ज्यादा फेमस था। यहां पर एक जरी कहते हैं, यहां पर गोल्डन आप कहें कि जो लास्ट की पट्टी है जरी का काम होता, गोल्डन लेस बॉर्डर कहते हैं इसको। और यहां पर सबसे बेहतरीन टेक्सटाइल इस तरीके। और कहां कहां जाता था इसका मार्केट? वेस्ट एशिया में है, इसका मार्केट अफ्रीका में है, इसका मार्केट यूरोप। आप सोचिएगा, थोड़ा सा इस तरफ की बात कर रहा हूं मैं, यहां से ऐसे जाएंगे ना तो यहां पर आपका यूरोप है, एशिया है, ये अफ्रीका है। तो यहां इनका मार्केट था। अच्छा, इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतने सारे लोग, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो बहुत सारे यहां पर रेस्ट हाउसेस थे, लोग आते थे, रहते, सारी मतलब उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी, बस ये समझ लीजिए। अच्छा, अब नाम क्या है यहां पर, कौन लोग? अब काठियावाड़ के लिख रहा हूं, केडी कर देता हूं, काठियावाड़। ये काठियावाड़ सेठ लोग भी बोलते हैं ना, अरे सेठ साहब क्या हाल है। सेठ मतलब जिसके पास अच्छा खासा पैसा हो। और इसी तरीके से महाजन भी महाजन होते हैं। महाजन ये लोग होते हैं जो मनी चेंजर्स होते हैं। एक तो ये पैसा देते हैं और पैसा चेंज करते हैं। जैसे कि अगर आप वेस्ट एशिया से आ रहे हैं तो फिर कैसे आएंगे यहाँ पर, आपके पास तो कुछ, तो उस पैसे को यहां से कन्वर्ट करना, जैसे आजकल मनी एक्सचेंजर होते हैं, उस तरीके का काम ये वाड़ सेठ और महाजन लोग किया करते थे। बेसिकली बैंकिंग करते थे। आज की जो बैंकिंग होती है उस जमाने। एक और चीज बताना चाहूंगा कि सूरत की एक हुंडी क्या बताता हूं, ये बहुत इतनी फेमस थी या इतनी मान्यता इसकी थी कि चाहे आप वेस्ट एशिया में आ जाए, यहां आ जाए, चाहे आप चले जाए, मैं आपको बताता हूं कहां कहां जाएंगे तो ये ऑनर होती थी। पहले हुंडी बताऊंगा कहां कहां ऑनर। अगर आप इजिप्ट में जा रहे हैं, कायरो, इराक, बसरा, बेल्जियम, एंटवर्प जो है बहुत बेहतरीन उसका काम होता है हीरे का। ठीक, तो ये सारी जगह है, कायरो में, मिस्र में, इराक में बसरा और बेल्जियम में एंटवर्प। ये सब जगह क्या हुंडी ऐसी होती थी कि मान लीजिए आप यहां से जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मान लीजिए आप बेल्जियम जा रहे हैं। ये क्या करते थे महाजन और ये जो कठियावाड़ है, ये आपको एक ऐसे कागज, आपने यहां मान लीजिए 100 रुपए दे दिए, आपको आपने 100 रुपए दे दिए, आपको एक कागज पकड़ा देगा, अब तो रुपए है नहीं तो कोई आपको लूट भी नहीं सकता। फिर आप यहां से जाएंगे और यहां बेल्जियम जाएंगे, यहां पर ही दिखाएंगे, ऐसा ही कर देता हूं, यहां ये हुंडी दिखाएंगे बेल्जियम में। तो यहां के लोग इतना थे इस जगह को, सूरत को, कि अगर वहां की हुंडी आई है तो मानते थे कि बिल्कुल नैतिक है, ये गलत, इलीगली नहीं है, और ये इनको 100 रुपए दे देते थे वहां के हिसाब से। ठीक है, ये हुंडी होती थी, बहुत मान्यता थी इसकी। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि सूरत जो है वो थोड़ा सा, सूरत जिस तरीके से बढ़ा उस तरीके से डिक्लाइन होने लगा। कब? 17वीं शताब्दी के आप अंत में मानिए, मतलब 1780 के ऊपर आप ले जाइए। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था, एक तो मार्केट का ही तो सब है, और जो प्रोडक्टिविटी, चीजें जो पैदा हो रही थी, दोनों पे ही इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जो एम्पायर था वो बेचारा डिक्लाइन होने लगा, वो नीचे की तरफ चला गया। तो मार्केट भी, मतलब जो थे, और प्रोडक्टिविटी, जितना चीज पैदा हो रही थी, मैन्युफैक्चर हो रही थी, वो दोनों ही कम हो गई। दूसरा ये था कि ये जो सी है, इस पे कंट्रोल किसका? इस पे कंट्रोल हो गया पोर्चुगीज का। किसका कंट्रोल हो गया? पुर्तगाली। जानते हैं ना, पूरा गोवा पूरा पुर्तगाली है, मतलब ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो पुर्तगाली यहां पर आपको वो मिलेंगे इफेक्ट अभी भी। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज हो गई ये कि जो अंग्रेज थे, इंग्लिश जो थे, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने क्या किया कि अपना जो हेडक्वार्टर है, अपना जो मेन हेडक्वार्टर है,
वो उठा के ले गए मुंबई। कहाँ ले गए? इस जगह पे ले गए। सूरत से उठा के ये ले गए मुंबई, जो आज की, वैसे बंबई उस समय बॉम्बे बोलते थे, आज के समय मुंबई बोलते हैं। तो ये कुछ इसके कारण इसका सूरत का थोड़ा सा डिक्लाइन सा हो गया। ओके, 1668 की बात कर, 1668 में इन्होंने 17वीं शताब्दी बता रहा था ना मैं आपको, तो 17वीं 1680, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको। 17वीं शताब्दी मैंने आपको 17 बताया, वो 16 कर लिया। 17वीं शताब्दी का मतलब होता है 1600 से 1700। इसमें बकायदा डेट दी हुई है आपको। 16 में इन्होंने हेडक्वार्टर चेंज कर दिया। तो ये सारी चीजें थी जो उसको डिक्लाइन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कहूंगा कि सूरत आज भी एक बहुत बढ़िया कमर्शियल सेंटर है। लेकिन ये मसूलीपट्टनम के लिए, मसूलीपट्टनम में अगर आप जाएंगे तो आपको एक जर्जर अवस्था वाला एक शहर दिखाई देगा, लेकिन ये ऐसा नहीं था। पहले इसकी बात बिल्कुल अलग थी। तो चलिए बात करते हैं मसूलीपट्टनम। मैं दिखा दूं मसूलीपट्टनम कहाँ है। ये है मसूलीपट्टनम। इसको मछलीपट्टनम हम दोनों कहते हैं। नाम में ही पता लग रहा है कि मछली भी है, पट्टनम भी है। मछली मतलब सी पोर्ट पे है, पट्टनम मतलब होता है पोर्ट, शिप आके यहाँ रुकते हैं। ओके, तो मुस्लिम बात कर रहा हूँ, ये मछलीपट्टनम की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि फिश और पोर्ट, मतलब ऐसा जहां पर मछलियां मिलती है जो पोर्ट भी है। ओके, कहां पर? अभी मैं, आपने देखा होगा, मैं थोड़ा, ये कृष्णा रिवर जो है, इसको आपने नजर आपकी आई होगी यहाँ पर, इसके डेल्टा पे है। पट्टनम कहाँ है? कृष्णा नदी के जो भी शहर डेवलप हुए ना, आप मान के चलिए वो हुए किसी न किसी नदी के अहाते में। क्लियर हो गया? अब कैसे हुआ यहाँ पे? हुआ ये 17वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं आपको वही 1600 से 1700 के बारे में बात करनी है आपको। 17वीं शताब्दी कर रहा हूँ। यहाँ पर डच कौन होते हैं? डच, हॉलैंड, नीदरलैंड एक ही बात है। डच और इंग्लिश, तो इनकी जो कंपनी थी, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दोनों की जो कंपनी थी जो ट्रेड करती थी, क्या इस मसूलीपट्टनम पे कंट्रोल करने के लिए अपना दावा पेश किया। ओके, उसके बाद जब दोनों आए और कोशिश शुरू हो गई, तो जब किसी कोई इंपॉर्टेंट पोर्ट वो चाहते थे, पोर्ट तो भर ही गए थे, या ये कहें पोर्चुगीज भी आ गए थे, बहुत सारे लोग आ गए थे, तो यहाँ का कुछ इन्होंने निकालने की कोशिश की, ऐसा पोर्ट हो कि यहाँ से हमारा कुछ यहाँ से भी ट्रेड हो सके। ओके, तो यहाँ बात होती है, आंध्रा की बात कर रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश, एपी कर रहा हूं इसको, वहां का कोस्ट है, वहां का। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो फोर्ट, जहां का जो फोर्ट बना हुआ है या यहाँ का जो किला बना, वो किसने बनाया है? वो डच लोगों ने बनाया है। डच, हॉलैंड, नीदरलैंड, उन लोगों ने बनाया हुआ। ओके, एक और यहाँ पर बात बताई गई है जो विलियम मैथवोल्ड बताइए, विलियम मैथवोल्ड, ये विलियम लिखा है, ये मैथवोल्ड लिखा है। ये जो थे, ये भी खुद ही एक ये थे गुमाश्ता। क्या, जब किसी को आप भेजते हैं ना अपने रिप्रेजेंटेटिव, तो वो गुमाश्ते होते हैं। तो ये फैक्टर थे, या ये कहे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे, एक तरीके से गुमाश्ता कह लीजिए, सुपरवाइजर कह लीजिए, जो भी आपने लीजिए। वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो सिटी है, ये इतना कुछ अच्छा नहीं है, मतलब ये ठीक ठाक, ठीक शिप तो खड़े हुए हैं, लेकिन इसका इतना ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है जैसे हमने बात की थी ना सूरत की और बाकी जगह की। ऐसा नहीं हुआ था, हम्पी जैसा नहीं था, बस नॉर्मल सा था। तो अब यहाँ पर आई कोंडा, जो गोलकोंडा के, जीसी कर देता हूं, इसके जो शासक थे उनको कहते हैं कुतुब रूलर्स। क्या कहेंगे? कुतुबशाही जो रूलर्स थे, इन्होंने क्या किया कि भाई जो भी टेक्सटाइल, कपड़ा या स्पाइसेस बिक रहे हैं, कोई मसाले बिक रहे हैं, और जितने भी आइटम बिक रहे हैं, उनके ऊपर इन्होंने लगा दिया कंट्रोल, मोनोपोली, कि भाई ये जो है ये हम ही बेचेंगे या हमारे लोग बेचेंगे। क्योंकि हो ये रहा था, जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी, यानी जो जिन देशों का मैंने नाम लिया, वो इन सब पे आधिपत्य ना कर ले, क्योंकि हर जगह आधिपत्य या हर जगह कंट्रोल वो कर ही रही थी। तो इससे जबरदस्त तरीके से कंपटीशन हुआ किन किन के बीच में, ट्रेडिंग के बीच में। देखिए, गोलकोंडा के जो गोलकोंडा के बड़े लोग थे, जो पर्शियन मर्चेंट थे, फारसी जो ट्रेड, इसके अलावा तेलुगु कोमटी चट्टीस। अब आपको मैंने चट्टीस तो बताया, तो तेलुगु चट्टीस तो बहुत जबरदस्त एक व्यापारी वर्ग था। और जो यूरोपियन ट्रेडर में आप सब, पोर्चुगीज डाल लीजिए, आप डच डाल दीजिए, इंग्लिश डाल लीजिए, इनके बीच में हुआ जबरदस्त फियर्स बैटल। किसके लिए? कि भाई हमको यहाँ का कंट्रोल मिले या हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सके। शहर है, तो इसी कारण से यहाँ पर आप बहुत सारा पॉपुलेशन देखने लगे और बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी देखने, यानी वैभवशाली हो गया, समृद्ध हो गया। तो प्रॉस्पेरिटी
PY कर देता हूं, प्रॉस्पेरिटी और पॉपुलेशन बहुत देखा गया। ओके, फिर हुआ क्या कि जब मुगल जब आगे बढ़ने लगे इस जगह पे, तो वहां पर इनके गवर्नर थे, जो मैंने आपको बताया था ना, वगैरह नाम लिए थे मैंने आपको, इनके साहब थे मीर जुमला। किसके गवर्नर? मुगल्स के। ये खुद भी वैसे सौदागर ही थे, मर्चेंट थे। इन्होंने क्या किया, डच और इंग्लिश इनको लड़ा दिया, आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया। ठीक क्या, 1686 और 1687 में औरंगजेब ने क्या गोलकोंडा पे कब्जा कर लिया। गोलकोंडा की बात, जीसी की बात बता रहा हूं आपको, किस औरंगजेब ने, ये भी कर रहा हूं, औरंगजेब, याद रहेगा। ओके, इससे क्या हुआ कि जब ये मुगल आ गए, तो अब फिर से अब क्या करें, यूरोपियन कंपनियों को कहीं और अपना पड़ा कि भाई हम कहां जाएं। तो इनकी नई पॉलिसी ये थी, एक न्यू पॉलिसी थी कि देखो ऐसा है कि हमने अब हमको एक ऐसा शहर चाहिए जहां पर हम अपना पॉलिटिकल काम भी कर सके, राजनीतिक काम, हम वहां से प्रशासन भी कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सके, कमर्शियल सिटी भी हो, है ना, सारी चीजें एक सिटी में हो, तब हम, अब पोर्ट भी हो जाए। पोर्ट सब आएंगे जाएंगे कहां से, उस जमाने में ऐसे हवाई जहाज तो चलते नहीं थे जितना आज नॉर्मली चलते हैं। तो भाई इन्होंने क्या करना था, इनको ऐसी जगह ढूंढनी थी जिसमें ये सारी चीज हो सके। तो इन्होंने ढूंढी कौन कौन सी, बॉम्बे जो आज का मुंबई है, फिर कैलकाटा जो आज का कोलकाता, मैड्रास जो आज का चेन्नई है, उन्होंने ये ढूंढा। तो उसके बाद मुसलमान बेचारा जीर्ण शीर्ण हो गया, इसमें मर्चेंट भी भाग गए, यहां से चले गए, इसकी प्रॉस्पेरिटी भी गई और धीरे धीरे इसका डिक्लाइन हो गया। 18वीं शताब्दी के आते आते बिल्कुल एक, जिसे कहते हैं, यहां लिखा है डाइलापिडेटेड, जीर्ण शीर्ण, राइट। तो ये हमने कुछ सिटीज की बात की। अब मैं आपको नए टाउन और ट्रेडर की, हुआ ये कि मैं 16वीं और 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, मतलब 1500 से 1600 1700। ठीक, यहां पर क्या हुआ कि जो यूरोपियन थे, अब आपको पता है हमारे सबसे ज्यादा किसका चला था, एक तो टेक्सटाइल्स, हमारे कपड़े बहुत अच्छा था, और दूसरा स्पाइसेस, मसाले हमारे, क्योंकि उष्णकटिबंधीय है मसाले। तो इससे क्या हुआ कि जो यूरोप हो गए, वेस्ट एशिया हो गए, ये सबके सब यहां आना चाहते थे, और ये आए, तो इसमें इंग्लिश हो गए, इंग्लैंड वाले यानी ब्रिटेन वाले, इसमें साथ में डच मान लीजिए, डच और फ्रेंच। तो इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, यानी ट्रेडिंग कंपनी, और फिर इन्होंने कमर्शियल इस पूर्व की तरफ आने की कोशिश की, यानी इन्होंने कोशिश की कि भाई हम कमर्शियल करें, अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं। तो शुरुआत में क्या हुआ कि एक साहब थे मुल्ला अब्दुल गफूर, नाम यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, मैंने इसका शॉर्ट लिख दिया, मुल्ला अब्दुल गफूर, और साथ में वीरजी वोहरा, इनके पास बहुत सारे शिप्स थे, इन दोनों के पास। तो इन्होंने पहले तो इनसे लोहा लड़ाई नहीं, मतलब आप ट्रेडिंग के तौर पे, ट्रेडिंग के नाम पे इन्होंने इनको तक कोशिश की, लेकिन इन लोगों के पास इतना ज्यादा नेवल पावर था, इतनी ज्यादा, देखा ना आपने, उनके कैनन भी लगे होते थे, कि ये बेचारे टिक नहीं पाए, ना ये अब्दुल गफूर साहब, ना वीरजी वोहरा। फाइनली ये बेचारे इनके केवल क्या बन गए, एजेंट्स बन गए। जो भी ट्रेड, सी के थ्रू ट्रेड जो हो रहा है, समुद्र के थ्रू जो ट्रेड हो रहा है, तो ये जो इंडियन ट्रेडर्स थे, ये आईटी कर देता हूँ, इंडियन ट्रेडर्स बेचारे एजेंट्स बन के रह गए। और उसके बाद इनके बीच में बहुत भिड़ंत हुई, सभी लोगों के बीच में, इंग्लिश, डच और फ्रेंच जो भी होता रहा। फाइनली जो इंग्लिश है वो सुपर पावर बन के निकले, इनमें पावरफुल निकले, और फाइनली ये कमर्शियल सक्सेस भी हो गए, और कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक तौर पे, अर्थव्यवस्था के तौर पे, और पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक तौर पे भी ये बहुत पावरफुल निकले हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। क्यों नहीं कर रहा हूं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में यही बेचारे, ये बेचारे तो नहीं कहूंगा, हम बेचारे रहे, ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग निकले। 200 साल से ज्यादा भी इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। ओके, अब हुआ ये कि भाई जैसे ही ये टेक्सटाइल की मांग इतनी बढ़ गई, हमारा टेक्सटाइल और उसको बोलबाला था, तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो अलग अलग काम करते थे, इन्होंने क्या किया, काम ले लिया स्पिनिंग का, इन्होंने काम ले लिया वीविंग का, बुनने का, इन्होंने किया ब्लीचिंग का, इन्होंने कहा कि हम काम करेंगे डाइंग का, कपड़े रंगने का। तो ये इन्होंने ले लिया। इसका मतलब ये है बहुत सारे लोग इन सब कामों में आ गए, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि यहां पर जो क्राफ्ट्स पर्सन है, क्राफ्ट्स पर्सन कहते हैं, ये जो क्राफ्ट्स पर्सन है यानी कि शिल्पकार, ये जो शिल्पकार है, इन बेचारों की इंडिपेंडेंस, इनकी फ्रीडम खत्म हो गई। कैसे?
क्योंकि ये काम करने लगे उन लोगों के लिए, या कहें कि ब्रिटिश एजेंट्स के लिए काम करने लगे। और वो जो एजेंट है वो पेशगी के तौर पे काम करवाते थे, यानी कि इनको पैसा देते थे। ऐसे काम करने से पहले ही पैसा मिल गया, मतलब दे गेट मनी, ऐसे मनी मिल गया इनको। और जो पैसा तो इनको जो भी एडवांस मिल गया, बेसिकली एडवांस दे गेट। तो जो भी ये काम करते थे वो सारे होते थे जो इनको एजेंट कहता था कि भाई ये पैटर्न बनाओ, ये कपड़े पे ये काम करो। इसका मतलब ये किसी को बेच नहीं सकते, सेलिंग नहीं कर सकते थे, डिजाइन भी नहीं बेच सकते थे, मतलब अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे। इनको वही काम करना पड़ता था। पैसा उठाया था ना, एडवांस उठाया था, तो फिर ये सिचुएशन उनकी थी क्राफ्ट्स पर्सन की। तो इनके बात बताऊंगा कि 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा था। यहां पर बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास दिखा देता हूं आपको। ये बॉम्बे, कैलकाटा और ये आपका मद्रास हुआ, ये आगे बढ़े। और यहां पर जो मर्चेंट्स थे, यानी जो ट्रेडिंग कर रहे थे, जो आर्टिसंस थे, जैसे बुनाई वाले भी तो आर्टिसंस होते हैं, जो कामगार होते हैं, इनको क्या किया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने बेचारों को बिल्कुल कोने में, मतलब जैसे यानी मान लीजिए ये मद्रास है, पूरा शहर है, तो बेचारों को कोनों में एकदम ढकेल दिया। जैसे आजकल हम क्या करते हैं, मुसलमानों को बिल्कुल एक कोने में ढकेल देते, तो दलितों को हम एक कोने में ढकेल देते, है ना। इसी तरीके से उस जमाने में बेचारे जो काम, मतलब जो जिनका बहुत मान था, सम्मान था, मर्चेंट और जो आर्टिस्ट, उनको बेचारों को यहाँ पर कोने में ढकेल दिया गया। और ये जो सिटीज है, छोटी छोटी जो सिटीज के अंदर जो सिटीज में, उनको कहा जाने लगा ब्लैक टाउन, क्योंकि काले लोग रहते थे, गोरे लोग, व्हाइट रूलर्स तो बहुत अच्छी जगह रहते थे। जैसे आप देखें मद्रास, ये मद्रास की बात करिए, ये मद्रास का मैं आपको ये चित्रण, ये उसी का दिखा रहा हूं मैं, ब्लैक टाउन का। तो मद्रास में ये रहते थे जो फोर्ट सेंट जॉर्ज, यहाँ रहते थे। अब अगर आप कोलकाता की बात करें, अगर मान लो ये कोलकाता ये है, थे आपका फोर्ट सेंट विलियम के पास, या आज भी अगर आप इन दोनों जगह को जानते हैं तो ये बहुत बड़ी जगह है। तो फाइनली जो क्राफ्ट और कॉमर्स के हम डिस्कशन आगे भी करेंगे। मुंबई का मैंने एक चित्रण दिखाने की कोशिश की है, आपके एनसीईआरटी में है, बॉम्बे स्ट्रीट है, ये शुरुआती 3 सेंचुरी यानी कि 1800 से ऊपर आप थोड़ा चले जाइए। अब क्योंकि लोग आए गए, है ना, तो ये भी पता चलना चाहिए कि कौन आया कौन गया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गामा है, वास्को डी गामा साहब आ रहे हैं, वो आए और कहां पर, कैलीकट में 1498 में आए वास्को डी गामा। ठीक, कहां के क्या क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा और ये आपके हो गया क्रिस्टोफर कोलंबस। तो हुआ ये वास्को थे पोर्चुगीज, और यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं क्रिस्टोफर कोलंबस, ये है इटालियन, ध्यान रहेगा। ये वास्को डी गामा पोर्चुगीज, पुर्तगाली, और ये जो साहब आपको दिख रहे हैं यहां पर क्रिस्टोफर कोलंबस है इटालियन। तो वास्को डी गामा की बात मैं करता हूं, ये उन्होंने रास्ता अख्तियार किया ऐसे करके, इस तरीके से यूरोप से निकलते हुए ऐसे ऐसे करके ये यहां पर आए हिंदुस्तान में। क्या क्या आया, क्या क्या जगह आई, वो भी इन्होंने बताया है कि पहले तो ये अटलांटिक पे आए, फिर उन्होंने किया अभी अफ्रीकन कोस्ट पे छुआ इन्होंने, फिर क्रॉस किया, फिर इंडियन ओशन पे आए। इसका मतलब 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर से ज्यादा इनको लग गया। कहां पर पहुंचे ये, 1498 था मैंने अभी कैलीकट में। कैलीकट कहां है अभी, आरईसी कालीकट, ये आपका केरल में। इसके बाद बेचारों के साथ, इनके साथ बड़ा दुख भी हमको जाहिर करना चाहिए। 170 आदमी लेके आए थे, केवल 54 लोग आए, सब बाकी सब 4 शिप बेचारे लेके आए थे, और केवल 2 ही शिप इनके बचे, बाकी सब दोनों शिप वो तबाह हो गए। और इन्होंने जो रास्ता लिया वही आगे चल के इंग्लिश, वही डच और वही फ्रेंच लोगों ने लिया। ओके, ध्यान रहेगा। तो इसलिए इतना बड़ा नाम ये है क्योंकि इनका रास्ता बाकी लोगों ने लिया। और जहां तक हम इनकी बात करते हैं कोलंबस साहब की, इन्होंने कहा ठीक है चलो, अर्थ तो गोल, अब क्रिस्टोफर, ये यूरोप है, ये क्रिस्टोफर कोलंबस तो ऐसे पहुंच गए इंडिया, अब ये अर्थ गोल है तो मैं तो भी पहुंच जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा तो, ऐसे ना जाके मैं ऐसे जाऊंगा, गोल है। तो इन्होंने क्या किया, यहां से चले गए, इधर पहुंचते 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 ये पहुंच गया वेस्ट इंडीज। और वेस्ट इंडीज का नाम ही इसलिए पड़ा है, वेस्ट इंडीज में इंडियन आ जाता है, तो ये क्योंकि इंडिया तो यहाँ है और ये है हमारे वेस्ट में है, तो वेस्ट इंडीज हो गया। इस तरीके से वेस्ट इंडीज नाम पड़ गया। ये जो पहुंचे वेस्ट इंडीज, हिंदुस्तान को ढूंढने निकले थे, हिंदुस्तान का दूसरे निकले थे, लेकिन ये 1492 में इन्होंने खोज कर ली वेस्ट इंडीज की।
ठीक है, तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।